प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके आज जिक्र हमने कल चर्चा की शुरुआत में किया था। कल हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंसे हुए थे, लेकिन आज हम उस मसले पर बात करेंगे जिसमें देश पिछले 11-12 दिन से फंसा हुआ है और इस देश के नौनिहाल हजारों लाखों बच्चे पिछले 3-5 महीने से असमंजस में डूबे हुए हैं। हमारा आज का विषय है नीट, अधर्मय भविष्य, मुश्किल में मरीज। संदर्भ यह है कि इस देश में चिकित्सा की पढ़ाई के लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम नीट है। उसका पूरा नाम नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके आधार पर बच्चों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई स्नातक स्तर की कर चुके हैं उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात एमएस, एमडी आदि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी एक परीक्षा से गुजरना होता है, जिसके लिए भी नीट नाम की परीक्षा ही होती है। इसके माध्यम से जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं अर्थात पात्रता प्राप्त करते हैं, बाद में उनको मेडिकल कॉलेज में किस में प्रवेश मिलेगा, किस ब्रांच में प्रवेश मिलेगा, इस संदर्भ में काउंसलिंग होती है। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा जो आघात हुआ है वो शिक्षा व्यवस्था पर हुआ, पर अन्य सभी संकाय के अंतर्गत तो चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर लगभग चीजें पटरी पर हैं। पर देश जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझता है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, और उससे जुड़ी हुई शिक्षा के संदर्भ में ही बड़ा असमंजस का माहौल इस समय देश में बना हुआ है। दिसंबर महीना गुजरने के कगार पर है और नया शिक्षण सत्र शुरू नहीं हो सका है। जो सत्र जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए या अगस्त में शुरू हो जाना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी भी इसके निकट में शुरू होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग की डेट तक अभी तय नहीं हो पाई है। तय इसलिए नहीं हो पाई है कि आरक्षण का एक विषय है जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण जो मिलता है उसकी पात्रता क्या हो, इसको लेकर विवाद है। सरकार कोई बहुत स्पष्ट निर्णय के साथ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि आर्थिक आधार की पात्रता की सीमा तय नहीं हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगले 1-2 महीने तक भी चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए सत्र के प्रारंभ होने के आसार नहीं है। नतीजा यह है कि तमाम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कमी हो रखी है। तमाम जूनियर डॉक्टर्स अपने भविष्य को लेकर आशंकित भी हैं और आतंकित भी हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता चिकित्सा क्षेत्र को मिलनी चाहिए। उसी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए विषय को लेकर ऐसा असमंजस, ऐसा अकर्मण्यता का भाव क्यों बना हुआ है। देश के स्वास्थ्य मंत्री से भी तमाम चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए लोग मिल चुके हैं, पर कोई समाधान निकला नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समस्या को भी समझेंगे और समस्या का निदान कैसे निकल सकता है इस पर भी कुछ बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय कराएंगे और एक गंभीर विषय पर कुछ सार्थक चर्चा करने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र उड़ीसा की एक लोकोक्ति है। वो लोकोक्ति ये कहती है कि पागु बांधू बांधू कचहरी बर्खास्त, अर्थात पगड़ी बांधते बांधते ही कचहरी का समय समाप्त हो गया। आशा यह कि आप केवल तैयारी ही करते रहे, तब तक में जिस काम के लिए आप तैयार हो रहे थे वो काम का समय ही खत्म हो गया। तो क्या इस प्रकार की हालत हम चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में भी नहीं कर दे रहे? कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं व्यक्त हो रही हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो मेडिकल कॉलेजेस के अंतर्गत या हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की है। डॉक्टर्स के पेशे के अंतर्गत जूनियर डॉक्टर्स का अपना महत्व है और हम एक बड़ी संख्या में उन जूनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी को ही अपने प्रशासन तंत्र के चलते खत्म किए हुए हैं उपलब्धता को। क्या यह सही है? इस रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं जो पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। एम्स दिल्ली न केवल चिकित्सा की दृष्टि से देश का सर्वोच्च संस्थान है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी हर बच्चे का सपना होता है कि वो मेरिट में इतनी प्रावीण्य सूची में स्थान लाए कि एम्स दिल्ली में उसे प्रवेश मिल पाए। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक रहे हैं डॉक्टर MC मिश्रा साहब। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं जो सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। देश की चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था है। IMA ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया हुआ है जो जूनियर डॉक्टर्स की पिछले 10-12 दिन से चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ सर्जन हैं, KGMU लखनऊ की थे और साथ ही इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार जो प्रवक्ता हैं जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन इंदौर के, वो अभी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राकेश कुमार आपसे करना चाहता हूं क्योंकि मोर्चे पर आप हैं।
क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जिसके चलते आप अपनी परेशानी को बाकी लोगों को भी परेशानी बना दी है। बाकी लोगों की परेशानी इसलिए कि आप लोग हड़ताल पर हैं, आपकी हड़ताल की कीमत आम नागरिक को भी चुकानी पड़ रही है। क्या ऐसा हो गया कि जिन मरीजों का इलाज करने का सपना लेकर आप कॉलेजेस में आते हैं, वो मरीज अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन आप अस्पताल में नहीं दिख पा रहे हैं, क्यों? जी सर, बिल्कुल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने अभी जो है नीट पीजी की काउंसलिंग जिस तरीके से डिले हो रही है, लगातार डिले हो रही है। जो बैच को अमूमन मई में ज्वाइन कर लेता है, 31 ऑफ मई लास्ट डेट रहती है। पिछली बार कोविड की वजह से कुछ लेट ज्वाइन हुआ था, बट अभी तक उसका काउंसलिंग प्रक्रिया भी चालू नहीं हो पाई है। और जहां तक बात रही मरीजों की, तो ये सिर्फ हमारे हक की लड़ाई नहीं है, ये मरीजों की हक की भी लड़ाई है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रहेंगे, मैक्सिमम हैंड्स रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो केयर है वो अच्छी हो पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज में जो रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लगातार हम 1.5 साल से काम करते आए हैं, लगातार हम किए जा रहे हैं, बट आने वाला जो बैच है वो अभी आया नहीं है। और जो जो हमारा थर्ड ईयर का बैच होता है, जो कि मई में रिलीव हो चुका है, आपको पता है कि ये एक जो मेडिकल कॉलेज में जो भी डॉक्टर एडमिशन लेते हैं, वो अपने सेवाएं देने के साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते हैं वहां पे। बट क्या हुआ है कि लगातार कोविड की 2 वेव जिस तरीके से आई है, उसमें हमारा एकेडमिक सेशन का भी लॉस हुआ है। और कहीं ना कहीं मरीजों को हम जो सुविधाएं बेहतर दे सकते हैं, वो हमारे पास मैक्सिमम हैंड ना होने की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आप कोविड की थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, बट आपकी क्या तैयारी है? जो डॉक्टर्स को अभी तक ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए। जैसा कि आपको पता है कि जो कोविड की पहली लहर आई, जी जी बिल्कुल, जो कोविड की पहली लहर आई उसमें हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। एक नई स्ट्रेन आई हमारे पास, हमको कुछ नहीं पता था जिसके बारे में, फिर भी हमने उसको किया। एक दोबारा दूसरी वेव आती है जिसमें हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, इन सब की कमी हुई थी। बट थर्ड वेव में हमारे पास डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, जो इस चीज को डिले कर रहा है, आपको पता है कि आईएमए और आईआईटी लोगों ने भी जो है अमूमन एक निकाला है कि जो कोविड का मैक्सिमम पीक है वो कहीं ना कहीं जनवरी में हिट करेगा। जी। तो जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे अपने पास, आप इक्विपमेंट ला सकते हो, आप ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हो, बट जो मैन पावर है वो कहां से लाओगे आप? और मैं डॉक्टर राकेश कुमार आपसे बीच में रोकते हुए जानना चाहूंगा, समस्या विकट है, बड़ी है, ये बात ठीक है, पर हड़ताल आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये समझने में हमारी दिलचस्पी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया से ही काम करेगा। आपकी हड़ताल के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तो फैसला देगा नहीं। सरकार ने विषय नहीं रोका है, सर्वोच्च न्यायालय ने रोका है, फिर भी आप हड़ताल पर हैं। क्या उम्मीद है आपको ऐसी, जिसके चलते आपने ये हड़ताल का रवैया अपनाया है? जी देखिए, हड़ताल कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं होता है, बट कभी ना कभी आंदोलन जो है मजबूरी होती है हमेशा। आप क्या चाहते हैं कि जैसे कि आप बताते हैं कि हमेशा जो मरीजों की जिम्मेदारी है वो डॉक्टरों के साथ छोड़ दी जाती है। क्या डॉक्टर राकेश कुमार से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब के पास आना चाहता हूं और कुछ तकनीकी बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। मिश्रा साहब, बड़ी अजीब सी स्थिति है। सरकार अब ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दे रही है कि 4 हफ्ते में हम तय करेंगे नए सिरे से कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत किस आय वर्ग तक के लोगों को शामिल किया जाए। क्या अपने आप में यह सरकार की अगंभीरता नहीं दिखाता? जिस नीट काउंसलिंग को कितने पहले हो जाना चाहिए था, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का रिजल्ट 1 नवंबर को आया है, आज 7 दिसंबर हो रहा है, तय नहीं है कि कब एग्जाम होगा। जिन बच्चों की पात्रता तो तय हो गई, पर उन्हें उनके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर असमंजस है। ना वो इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य को डॉक्टर एमसी मिश्रा, जिन्होंने अपने जीवन के तकरीबन 40-50 साल लगा दिए हैं, वो क्या देख पा रहे हैं इसमें? किस दिशा में हम वाकई हम उतने तैयार, उतने परिपक्व हैं जितना हम कोरोना के संदर्भ में बताते हैं, या कुल मिला के हमारे नेताओं के हिस्से में भाषण ही आता है, व्यवस्था देना नहीं आता है? नहीं हिमांशु जी, ये आपने जो आज चर्चा का विषय रखा है, ये बहुत एप्रोप्रिएट है। और इसमें नेचुरली जो हमारे यंग
युवक डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा रोष में है कि ये क्यों इसमें इतना देर हो रही है। जी। और जैसे आपने भी कहा, ये सुप्रीम कोर्ट अब वो वेकेशन पे जाना उनके लिए बहुत आवश्यक था, नहीं तो इसको जल्दी निपटारा करना चाहिए। उनको भी पता है कि काउंसलिंग डिले हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें बहुत मैं समझता हूँ सेंसिटिव है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपना वेकेशन बाद में ले लें, जनवरी में ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी तो वेकेशन हम लोग फोरगो करते हैं बहुत बार जब ऐसी परिस्थिति बनती है। तो ये बिल्कुल जो राकेश कह रहे हैं ये तो अपने में अपनी जगह ठीक है। इसके देखिए 2-3 समाधान हो सकते हैं जी। जो क्रीमी लेयर की बात है, आप उस पर निर्णय करते रहिए, लेकिन बाकी काउंसलिंग होने दीजिए। और ऐसा संभव है, सरकार के पास इस तरह के स्ट्रेंथ है कि वो, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है कि जो 10% पे आप कह रहे हैं कि उस पर निर्णय होना है, जो क्रीमी लेयर EWS वो जो भी है उसमें, तो उसके लिए आप सीट क्रिएट की जा सकती है। और पहले भी ऐसा हुआ है, मुझे बिल्कुल याद है कि कोई मेडिकल कॉलेज एक उत्तर प्रदेश में प्राइवेट बन गया था आज से बहुत वर्षों पहले, और फिर वो बंद करना पड़ा था। और उसमें जो छात्र भर्ती हुए थे उनको भिन्न भिन्न मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया गया था, बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी उसके। तो ये इस तरह से इसके समाधान निकाले जा सकते हैं। जी। दूसरी बात, राकेश को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मेरा जो MBBS में एडमिशन नवंबर में हुआ था जी। और फिर 6 महीने बाद में हम लोगों का एक बैच कहलाता था जो लेट एडमिशन वाले थे, एक था जो रेगुलर एडमिशन वाले थे। तो उनका एग्जाम हमसे 6 महीने पहले हो गया था, केवल इतना फर्क था। और अभी जब से ये डिले हो रही है काउंसलिंग और PG एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, तो सभी डॉक्टर्स को कंटिन्यू करने के भी आदेश दिए गए हैं। और उनको किसी को भी फाइनेंशियल मुझे नहीं लगता कोई समस्या है इसमें। केवल ये देर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार सब मिलके इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। जी, अपने में अनफॉर्चुनेट है। क्यों ये दिसंबर तक खिंचा? इसको नहीं खींचना चाहिए था, उस बहुत पहले ही इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। और जो भी लोगों के इश्यूज थे, नीट के, चाहे वो क्रीमी लेयर वाले थे, उनको पहले से ही इस पे निर्णय कर लेना चाहिए। तो इसमें आपसे जानना चाहूंगा, सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए हमें 4 हफ्ते का समय चाहिए। हम एक समिति गठित करेंगे, जो समिति ये तय करेगी वैज्ञानिक तरीके से कि क्रीमी लेयर जो 8 लाख रुपए की थी वो क्या होनी चाहिए। और इसके आधार पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई 6 जनवरी 2022 तक टाल दी है। लगभग 1 महीना और कुछ होने वाला नहीं है। क्या आप इस देश की कार्यप्रणाली को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हमने ताली बजवाने के लिए तो फैसला ले लिया कि हम 10% कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को आरक्षण देंगे, पर आप उस समय यह तय नहीं कर सके वैज्ञानिक तरीके से कि वो कमजोर आर्थिक वर्ग की सीमा क्या होगी। और इसलिए आज इस समस्या से देश के लाखों बच्चे जूझ रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए विश्वनाथ? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं, मैं यही बात मैं भी कह रहा हूं कि आप इस पर निर्णय करते रहिए। हो सकता है 4 हफ्तों में भी इसका फैसला नहीं आए। आपको पता है समितियां कैसे काम करती हैं भारत में, भारत सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की क्या उनकी वो होती है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और इतना आसान भी नहीं होगा इसको बनाना। तो वो 10% आप बाद में एक अलग से आदेश निकाल के उसका ऑर्डिनेंस लाके आप कर सकते हैं। भारत सरकार कुछ भी करने में सक्षम है। और बाकी लोगों को एडमिशन कर दीजिए। आप कह रहे हैं भारत सरकार का रुख कोई बहुत समझ में नहीं आ रहा। भारत सरकार चाहे तो भी समाधान निकल सकता है, बची हुई सीटों को रोक कर बाकी लोगों की काउंसलिंग कर दी जाए। मेरे पास में डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं जिनके पास मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसने हड़ताली डॉक्टरों को समर्थन दिया, ऐसी खबरें हैं। मैं डॉक्टर अनिल गोयल जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि कोरोना की तीसरी लड़ाई में आप तो लगातार पिछले 1.5 साल से देश को यह बता रहे थे कि देश के लोगों के लिए
देश की जरूरतों के लिए आपकी एसोसिएशन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और अचानक आईएमए का डिसीजन ये आ रहा है कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जूनियर डॉक्टर, और आप उसके समर्थन में, आपका समर्थन का आशय है कि मरीजों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाए, तो विरोधाभास है। डॉक्टर अनिल गोयल साहब, जानना चाहते हैं कि कहां आप हमारे लिए हर समय खड़े होने वाले थे और अचानक आप जो हमारे खिलाफ खड़े हैं इस समय, आप उनके साथ खड़े हो गए। कैसा हो गया जिसके चलते आपको यह स्टैंड लेना पड़ा? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, अन्यथा यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या हुआ जो आप अचानक हमारे प्रति इतने निर्मम हो गए? अब आप हम पर ना आरोप लगा रहे हैं। 3.5 लाख डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आज भी कोरोना के लिए उसी शिद्दत से काम कर रहे हैं। 3.5 लाख मेंबर हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, देश के 1700 ब्रांचेस के, देश के कोने कोने में उसी तरह कर रहे हैं। दूसरा विषय आपने कहा कि हाँ, अगर ये एक फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, 3, 4, 6 महीने अगर आपका बच्चा डॉक्टर हो ना, तो आपको ये एहसास होगा कि जिनको उनको काउंसलिंग ही नहीं हो रही। आप मुझे ये बताइए, हमसे कह रहे हैं आप हड़ताल का सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनको मॉरल सपोर्ट दिया। ये सपोर्ट दिया कि आप अपने हेल्थ मिनिस्टर से बात करिए, जैसे कल बात हुई है, और हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं ये दोनों मिलकर बात कर इसका समाधान निकले। हम एक पॉजिटिव तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि 6 महीने हो गए उनको काउंसलिंग नहीं हो रही। और इस काउंसलिंग नहीं होने से ये, जिसने डॉक्टर राकेश ने कहा, ये मरीजों का ये नुकसान हो रहा है। आप हॉस्पिटल में वो 50,000 डॉक्टर्स नहीं है जो फर्स्ट ईयर वाले लोग हैं, वही सेकंड ईयर में काम कर रहे हैं, और सेकंड बैच जो 50,000 का आना थे, 1 लाख डॉक्टर इस सिस्टम में डिले हो रहे हैं। आप मुझे बताइए एक अर्जेंसी, आप मेरे को एक प्रोस्पेक्टस से आपने मेरा एग्जाम लिया, ठीक है हिमांशु जी, एक प्रोस्पेक्टस से मेरा एग्जाम लिया। अब आप कह रहे हैं कि हम EWS का लाएंगे, ये लाएंगे, उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर आप एडमिशन करिए। आप EWS का डिसाइड करते रहिएगा, आप 4 हफ्ते लगाइए, 8 हफ्ते लगाइए, और 12 हफ्ते लगाइए। कहीं ना कहीं हमको अर्जेंसी तो दिखानी होगी, चाहे वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे केंद्र सरकार हो। मुझे लगता है कल मांडविया साहब RML हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम इस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उसकी जानकारी है। हमने कल तक भी कहा था, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि अर्जेंटली इसकी काउंसलिंग शुरू कर दें। आप EWS का डिसाइड करते रहिए, जनवरी में, फरवरी में। आप 1 साल बर्बाद कर रहे हैं उन बडिंग डॉक्टर्स का जो कि PG करने वाले हैं और हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन है, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो हमारे पर ये आरोप आप मत लगाइए, हम 3.5 लाख डॉक्टर आज भी काम कर रहे हैं। आनंद साहब, मेरा कतई आप पे आरोप नहीं है, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं। मैंने तो यही समझाना चाहा था और अपने दर्शकों को समझाना चाहता कि जिस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लगातार कोरोना की लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको भी अपने रुख को इस रूप में जाहिर करना पड़ा है, अर्थात मामला कितना गंभीर है। तो आपसे उस मामले की गंभीरता को ही समझना है कि आखिर ये जो काउंसलिंग में विलंब है, कई लोग ऐसे फैला रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 महीने बाद आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे। पर आपसे समझना चाहता हूं कि जो सत्र अगस्त सितंबर में शुरू हो जाना था, उसके अब फरवरी से पहले शुरू होने के कोई आसार नहीं है। फरवरी से भी विलंब हो सकता है, जल्दी के आसार नहीं। ये कितना खतरनाक है इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। आज 50,000 डॉक्टर्स जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में आ जाते, वो नहीं आ रहे हैं। आप जो फर्स्ट ईयर का जो PG था, वो सेकंड ईयर में भी वो फर्स्ट ईयर वाला ही काम कर रहा है जो फर्स्ट ईयर के नहीं आए हैं। इस तरह से आप 1/3 कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। किसी भी 3 साल का रेजिडेंसी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मान लीजिए, या सेकंड ईयर थर्ड ईयर ही काम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है ही नहीं। सो जितने भी अस्पताल हैं 1/3 कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि किस तरह से, जिस जगह में 10,000 की OPD RML हॉस्पिटल में होती है, एक सर्जिकल OPD में 200 से 300 पेशेंट्स होते हैं, एक डॉक्टर की कमी कितनी खतरनाक, कितनी घातक हो सकती है, ये विषय है। इसके लिए अर्जेंसी समझनी होगी। डॉक्टर MC मिश्रा ने भी कहा छुट्टी पर जाना तो आवश्यक है, लेकिन हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। 1500 डॉक्टर्स की डेथ हुई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। 3.5 लाख डॉक्टर आज भी थर्ड वेव के लिए दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि थर्ड वेव ना जाए, आप सोशल वैक्सीनेशन और वैक्सीन लगवाइए आज भी। लेकिन एक विषय ये वाला बहुत सेंसिटिव विषय है।
1 लाख डॉक्टर्स के अलावा उनके परिवार टेंशन में है। पूरा 1 लाख डॉक्टर नहीं, उनके परिवार भी टेंशन में है। और इसके अलावा दूसरी बात, वो 1 लाख तो डॉक्टर्स भर्ती होने हैं, उसके अलावा कितने 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स ने एग्जाम देते हैं। सारा डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी इस वक्त बहुत ही ज्यादा तनाव में है। इस तनाव को दूर करने के लिए अर्जेंट रेमेडियल मेजर होने चाहिए। वन, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट प्रॉस्पेक्टस से एग्जाम हुआ है, उस प्रॉस्पेक्टस पर काउंसलिंग शुरू की जाए। और ईडब्ल्यूएस का जो डिसीजन होना है वो होता रहे। जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि आगे वो सीट बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा कर देंगे, व्हाटएवर। मुझे लगता है मांडविया साहब से हमको बहुत उम्मीद है। वो कल आरएमएल डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स कोडा से मिले भी हैं। उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम समाधान निकाल रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को विश्वास है माननीय मोदी जी पर और इंडियन मेडिकल अपने हेल्थ मिनिस्टर पर कि समाधान 1-2 दिन में निकलेगा। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं, पर उससे पहले डॉक्टर अनिल गोयल साहब आपसे समझना चाहता हूं, देश की सरकारें तो तभी चेतती हैं जब आंदोलन की शक्ल में बात उन तक पहुंचाई जाए। जब तक सड़क पर उतरते नहीं है तब तक लोग ध्यान देते नहीं है। पर जो संस्था डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है, आप ही बता रहे 3.5 लाख डॉक्टर हैं, आप लोग भी अपने भविष्य के साथियों की चिंता तभी करेंगे जब ये लोग आंदोलन पर आए। जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर आए तब आईएमए को लगा कि इनके समर्थन में हमें आना चाहिए। क्या आईएमए जैसी संस्था पहले पहल नहीं कर सकती थी? क्या आज से 1 महीने 2 महीने पहले आप देश के स्वास्थ्य मंत्री या बाकी तंत्र से मिलकर यह बात नहीं कर सकते थे कि साहब ये काउंसलिंग का काम शुरू कराइए, ये डॉक्टरों को जो है प्रवेश दिलवाइए? क्या आप भी इंतजार करते रहे कि 8-10 दिन तक डॉक्टर हड़ताल कर ले, मरीज परेशान हो ले, तो फिर हमें भी लगे कि कुछ करना चाहिए और हम कुछ करें? हिमांशु जी, देखिए आप फिर हम पर आरोप लगाए। दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, हमको ये उम्मीद थी, पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी को, रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी उम्मीद थी कि जो लास्ट हियरिंग हुई है उसमें ईडब्ल्यूएस का मुद्दा या सुलझेगा या काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जब वो नहीं सुलझा तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कम से कम 2 से 3 पत्र है, कम्युनिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमने कहा कि इसको तुरंत काउंसलिंग शुरू की जाए। तो ये आप जो बोल रहे हैं, मैं आपके आरोप को रिफ्यूट कर रहा हूँ, इसको नकार रहा हूँ। हम लोग 1 महीने से ये कोशिश कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस, जो तुषार मेहता साहब ने कहा कि इसमें 4 हफ्ते हमको ईडब्ल्यूएस के बारे में, तब से हम कर रहे हैं कि इसको तुरंत मैं एक सवाल और करूंगा। हालांकि मैंने कहा था कि आखिरी सवाल कर रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर वेद प्रकाश के पास जाऊंगा। आपसे समझना चाहूंगा, आप सरकार को इतना संवेदनशील मानते हैं या अपनी संस्था को इतना महत्वपूर्ण कि आपको लगता है कि आप पत्र लिखेंगे और सरकार तुरंत कार्रवाई कर देगी? क्योंकि आपके पत्र पहले भी देखते थे, कोई कार्रवाई होती तो हमने देखी नहीं थी। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। आप अपने पत्रों की बेकदरी कब तक बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि आपने अभी भी बताया हमने पत्र लिखे पर सरकार ने ध्यान दिया, ऐसा हमें दिखा नहीं। अब हड़ताल हुई तो सरकार भी बोल रही है, मांडविया साहब का आप उल्लेख कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि देखो 1-2 दिन में हम कुछ करते हैं। तो आपसे समझना चाहते हैं कि आप पत्र पे इतना भरोसा कर कैसे लेते हैं इस देश में? देखिए, मैं इसलिए यही आपको बता रहा था कि हम लोग कम्युनिकेशन, संवाद में विश्वास रखते हैं। हड़ताल जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की, ये बहुत उनका लास्ट ऑप्शन है। उन्होंने भी कई महीनों से उनसे बातचीत कर रहे हैं, सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं, कई महीनों से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए आपका ये कहना कि हम लोग हड़ताल पर जाए तभी सुनते हैं, ये मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत सारी ऐसी समस्याएं सॉल्व हुई हैं जो बगैर हड़ताल के भी हुई। ये एक लास्ट रिसोर्ट है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन है जूनियर डॉक्टर्स की, यंग डॉक्टर्स की, बड़े डॉक्टर्स की। इसका तुरंत समाधान निकाला जाना चाहिए, तुरंत समाधान निकलना चाहिए। ये डॉक्टर अनिल गोयल साहब, सेक्रेटरी आईएमए, हमारे से कह रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं, जो मोर्चे पर इस समस्या से जूझ रहे हैं। थोड़ा हालात के संदर्भ में समझना चाहता हूं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। जैसा दावा है कि 1/3 डॉक्टर की कमी है, क्या वाकई ऐसा है? जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल पर होना आपकी व्यवस्थाओं को किस रूप में प्रभावित कर रहा है, ये समझने में दिलचस्पी है। और तीसरी जानने में है कि जो तमाम बच्चे अपने जीवन के 5-8 साल इस सपने के साथ लगाए हुए मेहनत कर रहे थे कि वो नीट की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे और अपने आप को एक डॉक्टर बनाकर दिखाएंगे, वो नीट की परीक्षा क्वालिफाई तो कर ली है, पर अभी भी असमंजस के शिकार है कि उन्हें वाकई उनकी पसंद का कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है जो पात्रता तो रखते हैं पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें मेडिकल कॉलेज जो सरकारी उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा तो उन्हें अगले साल फिर एग्जाम देना पड़ेगा। वो सब असमंजस की स्थिति में है। आपसे समझना चाहता हूं इस पूरे दृश्य को, इस पूरी हकीकत को, कैसे गुजर रहे हैं आप लोग?
देखिए हिमांशु जी, निश्चित ही जिस तरह के हालात लगातार 2 साल से बने हुए हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको लीड कर रही है, जो भी एक युद्ध जैसे हालात कोरोना ने पैदा किए हैं, और इसमें बहुत ही संवेदनशील मुझे लगता है कि सरकार का रुख रहा भी है, और मुझे लगता है कि और ज्यादा संवेदनशीलता इस प्रक्रिया पे भी रहनी चाहिए कि जो एडमिशन का प्रोसेस है, जिस तरह से हम लोग डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं लगातार, उसको कम से कम जितने हमारे पास सीटें हैं उसमें तो डिले ना हो जी। और जो ये डिले होता है कि जैसे 1/3 अगर लॉस होता है कैपेसिटी में, तो ऊपर से तमाम अभी कोरोना गया भी नहीं है, दूसरा ओमिक्रॉन का अलग से थ्रेट है। इस थ्रेट के बीच में जहां हम लोग एक एक डॉक्टर की कमी को कहीं न कहीं एक तरह से ज्यादा मिस करते हैं ऐसे समय पे, क्योंकि रोस्टरिंग करनी पड़ती है और छुट्टी पे भी भेजना पड़ता है, क्वारंटीन भी देना पड़ता है, तो जो कैपेसिटी हमारी है वो ऑलरेडी इससे लॉस होती है। इसमें भी यदि हम लोग समय से एडमिशन नहीं करा पाते हैं और उन बच्चों को जो एडमिशन लेंगे उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारी एक कमजोरी को दिखाता है। सरकारों की संवेदनशीलता जहां एक तरफ कोविड से लड़ाई में देखी है, ऐसे ही मुझे लगता है कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग को जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो भी एजेंसीज हैं जिम्मेदार इसके लिए, उनको एनफोर्समेंट कितना समय से हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या इसमें हम लोग और तेजी से इस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोगों की प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता जब बनती है सरकारों की, तो दूसरी तरह से काम होता है, और जब फाइल चलती है, रेंगते हुए फाइल चलती है नीचे, जब नीचे से ऊपर जाती है बात, तो उसमें समय लगता है, और जब ऊपर से नीचे आती है कोई आदेश या कोई बात, तो उसकी प्राथमिकता अलग होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक जैविक युद्ध की स्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है। देश भी इससे अछूता नहीं है, कोरोना भी गया नहीं है। इसके साथ साथ तमाम चुनौतियां जो आउटब्रेक हैं, चाहे डेंगू के आउटब्रेक हैं, चाहे जीका के आउटब्रेक है, कहीं न कहीं ये भी एक बर्डन को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जहां हमारी कैपेसिटी लॉस हो रही है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने के साथ साथ जो एक इस तरह के लॉस हैं, जो डिले हो रहे हैं एडमिशन प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ इसको लेना चाहिए, और सर्वोच्च प्राथमिकता इस समय यही होनी चाहिए, जैसे सेना का साजो सामान को दुरुस्त करने की होती है युद्ध के समय पर, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जब जैविक युद्ध की स्थिति चल रही हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ज्यादा संवेदनशील होने की बात कर रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी आप। पर आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने 5 साल इन मेडिकल कॉलेजेस में गुजार दिए, इनकी संवेदनशीलता को हुआ क्या है? ये हड़ताल पर हैं। पहले इन्होंने ओपीडी का बहिष्कार किया, अब इमरजेंसी सेवाओं को भी बाधित करने का फैसला ले लिया। आपसे जानना चाहता हूं, बात की जाती है कि ये तो लोगों की सेवा के लिए है, लोगों के भले के लिए है, लोग परेशानी में अस्पताल की ओर आ रहे हैं, और ये हड़ताल पर हैं, और आईएमए जैसी संस्थाएं भी इनको नैतिक समर्थन दे रही है, सरकार को संवेदनशील भी बता रही है, सरकार हमारी सुनती है, ऐसा भी दावा अनिल गोयल जी कर रहे हैं। आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर हम किसको बहका रहे हैं? एक तरफ हम बात कर रहे हैं जैविक युद्ध है, कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं कि ये समय हड़ताल का नहीं, ये समय इस प्रकार से सेवाओं को बाधित करने का नहीं। किससे उम्मीद रखें इसके संदर्भ में? केवल नेताओं से कि वो ये भाषण दें कि इस समय हड़ताल नहीं होनी चाहिए, या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए जो नामचीन लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, चाहे डॉक्टर अनिल गोयल हैं, या डॉक्टर वेद प्रकाश जी से उम्मीद रखें कि वो आने वाली इस पीढ़ी को समझाएं कि ये समय कम से कम हड़ताल का तो नहीं है? जी वेद प्रकाश जी। निश्चित ही आपकी बात बिल्कुल सही है हिमांशु जी। और देखिए, विषम परिस्थितियों में काम किया है जी। पिछले 2 वर्षों से जो एक प्रदर्शन है, मैं कहूंगा कि बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से, अपनी चिंता न करते हुए, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, जिस तरह से एक मैं कहूंगा कि एक सहयोग मेडिकल फ्रेटर्निटी ने दिया है इस कोविड की लड़ाई में, मुझे लगता है वो अद्वितीय है। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत ने कम संसाधनों में
इस पे काबू पाने में जो एक सफलता हासिल की है, उससे दुनिया को आईना दिखाने का काम हुआ है। तो निश्चित ही मैं ये तो जरूर कहूंगा कि एक शांतिपूर्ण तरह से कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, अपनी बात कहने का एक तरीका हो सकता है। हड़ताल को हम लोग नहीं सपोर्ट करते, लेकिन ये जरूर है कि अगर सुनाई न देता हो किसी को, जी, अगर कोई गंभीरता, अगर कोई संवेदनशीलता की बात, उनकी समस्या न सुनाई देती हो, जो लोग इतने संकट में काम कर रहे हैं, जो एक ओवरबर्डन है ऑलरेडी पहले से ही जी, और उनको फिर और ज्यादा कैपेसिटी, 1/3 कैपेसिटी लॉस होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा जो ओवरबर्डन ऑलरेडी स्ट्रेच में है सर्विसेज, जिस तरह से मैन पावर का जिस तरह से कमी है देश में, बावजूद उसके अगर हम लोग इसकी भरपाई नहीं कर सकते, जी, तो मुझे लगता है कि ये हड़ताल को तो हम लोग नहीं सपोर्ट करते कि हड़ताल हो, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अगर सुनाई दे जाए, जैसे आज आपने डिबेट रखी, जी, हो सकता है आप 1 महीने पहले डिबेट रख देते जी, कि भाई हम सुनाएंगे, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोग भी इसमें अपना जो हाथ है उसको बटाएंगे, बच्चे इस स्थिति में कैसे हैं। जी, लेकिन देखिए स्थितियां ऐसे ही पनपती हैं। जी, जब इन बच्चों की अति हो गई, कि जब ये लोग काम से इतने दब गए, तब जाकर के उन लोगों ने स्टेप कोई लिया है। विकल्प नहीं बचा। कुल मिलाकर परिस्थितियां इतनी भयावह हुई, जिम्मेदार लोगों ने समय रहते ध्यान नहीं देना चाहे, इसलिए इस प्रकार का रास्ता लेना पड़ा। डॉक्टर वेद प्रकाश हड़ताल का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उस मजबूरी के संदर्भ में अपनी संवेदना रख रहे हैं जिस परिस्थिति से जूनियर डॉक्टर गुजर रहे हैं। मुझे जाना है वापस डॉक्टर राकेश कुमार के पास, लेकिन मैं एक सवाल डॉक्टर अनिल गोयल जी से करना चाहता हूं, क्योंकि विरोधाभास है। अनिल गोयल जी बता रहे कि सरकार बहुत संवेदनशील है, लगातार ध्यान देती है, बात सुन भी रही है। तो ये कैसी संवेदनशील सरकार है जो इतने हजारों डॉक्टर की परेशानी को तब तक समझने के लिए तैयारी नहीं हुई जब तक उन्हें हड़ताल का रुख नहीं अपनाना पड़ा। तो गोयल साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि कोई एक बात हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, सरकार संवेदनशील है या सरकार असंवेदनशील है? संवेदनशील है तो हड़ताल की नौबत क्यों आई, और अगर असंवेदनशील है तो आईएमए को ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार के पक्ष में कुछ कुछ अच्छा अच्छा बोलना ही पड़ता है? गोयल साहब, शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया है, मैं आग्रह करूंगा कि उसे अनम्यूट कर दें। जी गोयल साहब, आवाज आ रही है? जी, जी। जब आप संवेदनशील, मैं एक तरह से इसलिए बोलता हूं कि जो भी 2 स्टेक होल्डर्स हैं उनमें एक सरकार भी है। जी, अल्टीमेटली इस सबका समाधान सरकार को ही निकालना है, जी, जल्दी भी निकालना है तो सरकार को। आपने कहा संवेदनहीनता, संवेदनहीनता होती। कल हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री क्यों आरएमएल में मिलते, पहले दिन वो बच्चों से मिलने गए, उसके पहले उन्होंने 2 मीटिंग कर चुके हैं। आपको ये जानकारी भी देता हूं मैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री रेजिडेंट डॉक्टर्स से 2 मीटिंग उसके पहले भी कर चुके हैं दिल्ली में अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में। जी, तो इसका समाधान, चूंकि ये कोर्ट में मसला था, ये जो प्रेसिपिटेट हुआ है, ये ईडब्ल्यूएस का पिछले 4 जो भी 2-3 हफ्ते पहले तुषार मेहता साहब ने कहा कि ईडब्ल्यूएस में हमें 4 हफ्ते लगेंगे, उसके पहले ये बच्चे परेशान नहीं थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इस बार डिसीजन, हम लोगों को भी यही उम्मीद थी कि ये बार डिसीजन आ जाए। जी, तो हम किसी पर इस तरह आरोप और प्रत्यारोप, एक जिम्मेदार संस्था है, हम इस तरह से ये नहीं है कि हम कोई सड़क पर करने वाले, राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग डॉक्टर्स हैं, एक जिम्मेदार बात करने की। मैं फिर विनम्रता पूर्वक आपको बीच में रोकता हूं और ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि सरकार संवेदनशील है, सरकार ध्यान दे रही है, आप इस बात से अभिभूत हैं कि देखिए डॉक्टर मनसुख मंडाविया कल क्यों मिलने के लिए गए थे, उससे पहले भी 2 बार कर चुके हैं, तो फिर जाकर आप इस हड़ताल का समर्थन क्यों कर रहे हैं इन परिस्थितियों के बीच में? क्यों नहीं आप इन बच्चों को समझा रहे हैं ये हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, सरकार संवेदनशील है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील है, समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं। आप क्यों इस प्रकार से हजारों मरीजों को, लाखों मरीजों की जान सांसद में डाल रहे हैं? आप नैतिक समर्थन भी दे रहे हैं, इधर बता रहे हैं कि देखिए स्वास्थ्य मंत्री मिलने के लिए भी बच्चों से जा रहे हैं। तो थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत हो रही है। आप तो देने दीजिए, बच्चे इस वक्त इतने तनावग्रस्त हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा। जी, आप उन बच्चों की समस्या का समाधान आपको निकालना, आपके हमारे घर के बच्चे, हमारे अपने बच्चे हैं जी, तो आप क्या उनको कहते हैं, हम उनको ये समझाएं कि आप हड़ताल मत करिए, वो कहते हैं 3-4 महीने हमारे को डिले हो गया, हम क्या करें, जी, हमारी बात नहीं सुन रहे।
दूसरी बात आपने कहा संवेदनहीनता, लेकिन संवेदनहीन हमारे कहने से वो संवाद कहीं ना कहीं टूट ना जाए, ये एक विशेष विषय है। हमको एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं हिमांशु जी कि हमको ये जल्दी सॉल्व कराना है मसला। ये है असल बात जो डॉक्टर अनिल गोयल जी ने कही। डॉक्टर अनिल गोयल जी का कहना है कि हमारी मंशा कुल मिला के समाधान की है, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं, पर मैं इस कार्यक्रम में बखूबी कह रहा हूं कि सरकार उस कदर संवेदनशील नहीं है जिसके तहत इस समस्या को समय रहते समाधान तक पहुंचाया जाता। लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल जी का रुख है कि भाई हम अभी भी अच्छा बोल रहे हैं, इसी बहाने आप इसका समाधान खोज दीजिए। तो मैं वापस डॉक्टर राकेश कुमार आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या पहले आपने इन संवेदनशील सरकार से कोई संवाद किया था जिसमें आपको पर्याप्त रिस्पांस भी मिला था, फिर भी आपको लगा कि कुछ करना चाहिए तो हड़ताल कर ली, या वाकई सरकार ने आपकी सुनी नहीं, समझने की कोशिश की नहीं, समाधान के लिए कोई प्रयास किया नहीं, इसलिए विकल्पहीनता के चलते आपको यह कदम उठाना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो पहले जैसा होता आया है कि सरकार से बात नहीं की, ऐसा नहीं है। जो हमारा फोर्डा का जो एसोसिएशन है उसने लगातार जो है उनको नोटिस भेजे और बताया ऐसा, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से वो टाइम मांग रहे हैं। हमारा तो यही सिर्फ कहना है कि वो जो टाइम आप मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है जो एग्जाम जनवरी में होता है वो अप्रैल में डेट आई कोविड के चलते जी, और कोविड के केस बढ़ने की वजह से वो एग्जाम सितंबर में गया। सितंबर के बाद अक्टूबर में उसके रिजल्ट घोषित होते हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है। बट कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कोटा और बाकी सबके चलते हुए काउंसलिंग लगातार डिले होती है। बीच में दिवाली की छुट्टियां आ गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो दिवाली की छुट्टी के बाद में वो केस की सुनवाई करेंगे। हमने पेशेंसली इसको सुना और समझा कि चलो ठीक है, एक मामला जो न्यायालय में है हम उसका सम्मान करते हैं और हमने अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू रखी। फिर जब जिस दिन सुनवाई होती है और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे 4 वीक का टाइम मांगती है। जो डेट अगली जाती है वो 6 जनवरी को जाती है, वो भी एक अगली डेट है, उसमें भी कोई फैसला आएगा उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक दिन में उसके बाद में फैसला आए जरूरी नहीं है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सारा टीका डॉक्टर्स के सर पे फोड़ती है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी रही है? क्या गवर्नमेंट को नहीं लगता है कि जिन बच्चों को अभी तक आके ज्वाइन कर लेना चाहिए था, पिछले 6 महीनों से या 1 साल से वो घर में बैठे हुए हैं, लगातार जो आपका यंग डॉक्टर है जो वर्क कर सकता है, जो हाथ से हाथ मिलाने में भी यंग है और काम करने का जोश है, उसका भी कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हो रहा है। उसके साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग में हो सकता है उनको कॉलेज आगे मिले, हो सकता है ना मिले, वो काउंसलिंग पे कहीं ना कहीं निर्भर करती है बातें, तो वो भी उनका भी भविष्य अंधेरे में है। और बात रही, हमने इसलिए सबसे पहले डायरेक्ट हमने हड़ताल का नहीं किया, हमने सांकेतिक प्रदर्शन किए जिसपे हमको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने फोर्डा से बात की कि बोला कि 3 तारीख तक हम इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन देंगे, और उन्होंने ये बोला कि जो प्रक्रिया जा रही है कि मतलब आपने ईडब्ल्यूएस का पोर्टल डायल करने के 4 वीक का टाइम लिया, आप इसको पहले कर सकते हैं, बट आपने शायद इस चीज को उतना संवेदनशीलता से नहीं लिया। इस चीज को मैं हमेशा यही बोलूंगा कि इस चीज को नेशनल इमरजेंसी के लेवल पे लेना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स नए आएंगे जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो ये भी होगा कि आप अपने यंग डॉक्टर्स को सीधे ऐसी जगह डाल रहे हैं जिनके बारे में पता नहीं है आपको, क्योंकि हम एक ऐसी चीज से लड़ते हैं जो अदृश्य है, जो नहीं दिखती है। हम हमेशा जो पेशेंट है उनकी भलाई के लिए सोचते रहे, इसलिए अभी तक हमने इमरजेंसी शटडाउन नहीं किए। हमने ओपीडीज में काम बंद किया, उसके बाद में हमने रूटीन्स बंद किए, और अभी भी जो हमारा कॉलेज है जहां से मैं बात कर रहा हूँ इंदौर से, वहां पे मैक्सिमम डॉक्टर की नाइट ड्यूटी लगा दी गई है या इमरजेंसी में कहीं ना कहीं उनको डाल दिया गया है। तो मैक्सिमम डॉक्टर इमरजेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट का भी एक मूल बनता है कि गवर्नमेंट भी मरीजों का भला करे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये मरीजों की भी के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है कि जितने ज्यादा हमारे पास हैंड होंगे हम उतनी अच्छी मरीजों के हक की भी ये लड़ाई है। पर डॉक्टर राकेश कुमार, मैं डॉक्टर एफजी मिश्रा के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि हाल फिलहाल समाधान की तुरंत राह नहीं दिख रही। हमारे डॉक्टर अनिल गोयल साहब जरूर कह रहे हैं कि मनसुख मंडाविया ने कहा कि 1-2 दिन में कुछ निकालते हैं। क्या है आपका आगे को लेकर रुख, रणनीति, क्या करेंगे आप आगे? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो उस चीज के लिए करें, जब तक काउंसलिंग डिले हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है तब तक हमको नॉन एकेडमिक चेयर दिए जाए, ताकि हमारे पास मैन पावर है और हम मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे सकें। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ कोविड नहीं है, रूटीन पेशेंट बहुत है। आपको पता है इंदौर में जो म्यूकर माइकोसिस आया था कोविड के जस्ट बाद, एक ऐसी डिजीज थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई, लोगों ने अपने ऑर्गन्स गंवाए, बट हमने उसको भी संभाला।
बट अब हमारा मनोबल टूट चुका है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट बाकी चीजों को लेती है, बाहर के लोगों को बचाने के लिए उसने आर्मी रखी है, बट जो देश की जनता है उसको बचाने के लिए उसका सारा टीकरा डॉक्टर के सर पर फोड़ देना कि डॉक्टर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है मरीजों को, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ये सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार। मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब आपसे एक और समस्या पे बात करना चाहता हूं, और वो समस्या है चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में। बैच अभी तक दाखिल भी नहीं हो पाया एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का बैच उम्मीद कर सकते हैं हम कि शायद फरवरी या मार्च में शुरू होगा, और सत्र व्यवस्थित रूप से चलता है तो जुलाई अगस्त में दूसरा बैच आएगा। कुल मिला के पहले फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो 3 या 4 महीने के पड़े हुए होंगे। हमारे यहां तो पहले ही फैकल्टी का संकट है। जितनी फैकल्टी मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए उसकी आधी भी हो जाए तो उसमें भी हम लोग ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं। अब जो ये सत्र के घालमेल हो रहे हैं, इस संकट को आप अपने चिकित्सकीय अनुभव की दृष्टि से कितना खतरनाक महसूस कर रहे हैं? क्या होगा पढ़ाई का, कैसे तैयार होंगे बच्चे? नहीं, इसमें डॉक्टर हिमांशु इतना मुश्किल नहीं है ये पढ़ाई। तो जब एडमिशन हुआ है उससे 4.5 साल इनको काम करना है, पीजीज को 3 साल काम करना है। जनवरी अगर 2022 में भर्ती होंगे, जैसे हमारे एब्स में 2 बैच होते हैं, एक जुलाई बैच होता है, एक जनवरी बैच होता है जी। तो जनवरी बैच का जो एग्जिट एग्जाम है वो दिसंबर में हो जाता है, और जो जुलाई बैच का है वो जून 30 को समाप्त हो जाता है उनका। तो वो तो ड्यूरेशन कोर्स की उतनी रहेगी जी। और इसमें अभी जैसे कम है डॉक्टर, फिर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 2 बैच एक साथ आएंगे तो फिर थोड़े से ज्यादा रहेंगे, लेकिन उससे उसका कोई मैं समझता हूं उससे लाभ ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा इसमें मानना यह है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ अधिक संवेदनशील होना चाहिए, और ये जो वेकेशन के बाद की तारीख दी है ये अनुचित है। इसको इमरजेंसी हियरिंग करके इनको 2-3 दिन में इसका निपटारा करना चाहिए। और इसमें सबसे आसान ये है कि सरकार को ऑथराइज कर दें कि जब ईडब्ल्यूएस का फैसला हो जाएगा, नीट के मेरिट के हिसाब से उन लोगों को हम एडमिशन अलाउ करेंगे, और उनका ड्यूरेशन कोर्स का वही रहेगा जो हमेशा रहता है। मैंने तो अपना एग्जाम्पल दिया, 1970 में मैं जब सारे एडमिशन अगस्त में पूरे होते थे, मुझे तो नवंबर में मिला था, और मेरा 6 महीने कोर्स जो रेगुलर बैच था उसके बाद हुआ। तो उसमें कोई इतना विशेष समस्या नहीं है। इसको किस नजर से देखते हैं उसकी बात है। और बच्चों से भी मैं यही कहूंगा कि ये मुद्दा आप अवश्य इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल पे जाने के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि आप नंबर कोई डॉक्टर्स का, अब जैसे जो एग्जाम जिनका जून में हो गया वो लोग सीनियर रेजिडेंट हमने सबको बना दिया। एटलीस्ट जहां पे मैं हूं मैंने कहा सबको सीनियर रेजिडेंसी दे दीजिए, और जहां पे सीनियर रेजिडेंट का नहीं है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं रेजिडेंट, और कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर पीजी नहीं एडमिशन हुआ है तो लोग वैसे ही काम कर रहे हैं एज सीनियर रेजिडेंट। तो इसमें, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल्स में सीनियर रेजिडेंट मिलते नहीं थे, अब इस वजह से सीनियर रेजिडेंट वहां पे हो गए, तो उससे भी कार्य व्यवस्था में उसमें सुधार आया है। तो मैं यही कहूंगा बच्चों से कि इस पे इतना प्रेस्टीज मत बनाइए, क्योंकि अभी अगर 15 दिन, 1 हफ्ता, महीना और होता है तो उसमें कोई इतनी विशेष बात नहीं है। उसका उतना ही ड्यूरेशन आपका कोर्स का रहेगा, उसमें कोई कोर्स के ड्यूरेशन में कोई कमी नहीं आनी है। और इसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा अधिक संवेदनशील होकर इसको मिश्रा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने 2-3 बार इस बात का आग्रह किया है कि जूनियर डॉक्टर्स को इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए, हड़ताल जैसे विकल्प पे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल गोयल साहब हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं कि कुल मिलाकर देश की सरकार ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले लिया है, और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 1-2 दिन में ही हम कोई समाधान निकालते हैं। आपसे समझना चाहता हूं मिश्रा साहब कि जब तक हड़ताल के विकल्प पे ना जाएं तब तक सरकारें सुनती हैं क्या? आपका इतना लंबा चिकित्सा अनुभव है, थोड़ा इस विषय पे भी दृष्टि मिले। कुल मिला के सारी बातचीत जो मनसुख मंडाविया अब कह रहे हैं कि 1-2 दिन में समाधान निकालते हैं, 4 महीने से बच्चे इंतजार कर रहे थे, तब कोई 1-2 दिन में समाधान नहीं निकाल रहा था। पर जब अब लोग चिल्लाने लगे हैं, और अभी तो ओपीडी ही बंद की है, राकेश कुमार जी और इनके साथी कहीं इमरजेंसी पे ताले डालने के नौबत पर आ गए, तो जो हाहाकार मचेगा तो सरकार रातों रात भी फैसला ले लेगी।
आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर इस देश को चलाने के इस सिस्टम के कितने हामी हैं मिश्रा साहब आप? इसमें वही कहावत चरितार्थ होती है कि माँ भी दूध बच्चे को तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। जी। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये मेरा भी इसमें जो पूरा मैंने देखा है कि हड़ताल विकल्प नहीं होता। मैं कभी हड़ताल के फेवर में नहीं रहा हूं, न एज ए छात्र न एज ए फैकल्टी जी। लेकिन कई बार इतना मुश्किल हो जाता है, सुनते नहीं है, निगोशिएशंस कोई परिणाम नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर ये एक विकल्प अवश्य होता है। और हड़तालें चली हैं, 3-3 महीने भी चली हैं रेजिडेंट्स की जी। अगर आप एम्स का अगर उदाहरण लें तो 1977 में 3 महीने चली थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जी। और 3 महीने बाद फिर मानी गई, और जो रेजिडेंसी स्कीम आज चल रही है वो उस हड़ताल का नतीजा थी। तो ऐसा नहीं है, सरकार अगर रीजनेबल जिसको हम कहते हैं तरीके से सॉल्व करना चाहे प्रोएक्टिव अप्रोच से, तो वो भी हो सकता है जी। और नहीं करना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता है। तो दोनों बातें हैं। बिल्कुल इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको शुरू से ही क्यों काउंसलिंग और ईडब्ल्यूएस को मिलाया गया। काउंसलिंग होती रहती है, ईडब्ल्यूएस पे आप फैसला कर लीजिए, और उतनी एक्स्ट्रा न्यूमरी सीट्स गवर्नमेंट को बिल्कुल एम्पावर्ड है। 10% जो भी है वो सीट प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में बढ़ा सकते हैं, इतना कोई उसमें मुसीबत नहीं आने वाली है। हेवेंस विल नॉट फॉल डाउन, और बाकी लोगों को अपना काम सुचारू रूप से करने दें। बाकी रेजिडेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है सरकार को, देश को, अब आप लोग सुचारू रूप से कार्यरत हो जाएं। आई थिंक सरकार की समझ में आ गई है कि अगर आप नहीं आएंगे वापस तो सर्विसेज अफेक्ट होंगी, तो वो मैसेज कन्वे तो मैसेज पूरा पहुंच गया है, ये डॉक्टर एनसी मिश्रा साहब का कहना है। लेकिन मैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब आपके पास वापस रुक कर रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नैतिक समर्थन के इतर भी कुछ करने वाली है इस हड़ताल को प्रभावी रूप से सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के संदर्भ में? क्या आपका डेलीगेशन का कोई मिलने का कार्यक्रम देश के स्वास्थ्य मंत्री से, या आप स्वयं कोई 1 दिन की 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाने के विकल्प, या कुछ और आपकी रणनीति जिसके तहत इन बच्चों को जल्द से जल्द समाधान मिले? मैं केवल जूनियर डॉक्टर्स के संदर्भ में ये बात नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि जिनको प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना है। मेरी चिंता है मेरे सरोकार उनके संदर्भ में भी उतने ही है जितने राकेश जी और उनके साथियों के संदर्भ में। आपकी दृष्टि? देखिए, जितना भी पैनलिस्ट यहाँ है वो सर सब समाधान चाहते हैं जी। समाधान में आपने 2 चीज हमसे जानने की कोशिश की कि हम क्या कर रहे हैं, और हम कोई सांकेतिक या इस तरह का कोई काम तो नहीं करने वाले। हम कोई सांकेतिक हड़ताल का नहीं सोच रहे, पहली बात जी। दूसरी बात, जो समाधान का लिए जितने भी चर्चाएं संभव है, जिस लेवल पे संभव है, वो हमारे अपने तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उम्मीद है 1-2 दिन में हो जाए। दूसरा, आप बार बार जो जनता की बात कर रहे हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स तो उसके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। एक जूनियर डॉक्टर नेटवर्क होता है जो रेजिडेंट डॉक्टर है, इसके अलावा हर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। तो कोई भी इमरजेंसी सुविधाएं हैं या कोई भी हॉस्पिटल चलाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर जरूर उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अगर हड़ताल होती है तो बाई एंड लार्ज हमारे सारे डॉक्टर्स का, आईएमए के मेंबर्स का ये कोशिश रहती है, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर्स हो, कि अस्पताल की सेवाएं चलती रहे। हालांकि मैं ये मानता हूं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुविधाओं में समस्या आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट सरकारी अस्पतालों में तो बहुत 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 ज्यादा है जी। तो हमारा सिर्फ एक एम है कि ये मुद्दा सुलझना चाहिए। सिर्फ हंगामा करना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मकसद नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये फिजा ये सुलझनी चाहिए, सुलझना चाहिए जी मसला। तो ये मसला उम्मीद है हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी मिल रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल नहीं करना चाहते। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब बिल्कुल विकल्पहीन हो गए तब उन्होंने ये किया है। और इसीलिए अब बहुत तेजी से मुझे लगता है पार्लेज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स के माध्यम से भी हो रहे हैं, और इस समस्या का समाधान जल्दी होने की उम्मीद है।
जो मरीजों को असुविधा हो रही है उसके लिए निश्चित रूप से हम भी नहीं चाहते कोई हड़ताल हो, तो हमारे सीनियर डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स उन अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखने में लगे हुए हैं। आपने कहा कि आप संवेदनशील हैं या नहीं, हम जरूर मरीजों की चिंताओं के लिए भी संवेदनशील हैं। एक और बात जो आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर अनिल गोयल साहब, अमूमन सरकारें ऐसे मसलों पे बचाव का रुख यही लेती है कि मामला अदालत के पास है, हम क्या करें। मामला अदालत के पास इसमें प्रत्यक्ष रूप से है। डेट भी 3 सदस्यीय बेंच ने 6 जनवरी की दी हुई है, पर इसके बीच में डॉक्टर अनिल गोयल, एक जिम्मेदार पदाधिकारी, ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ही समाधान की उम्मीद है। अदालत में केस रहते हुए भी समाधान संभव था, तो इसको लेकर आपकी कोई नाराजगी नहीं है कि सरकार ने अगर ये कोशिश थोड़ा पहले कर ली होती तो हम सब इस परेशानी से और बच्चे इस तनाव से बच गए होते। कि जो आज जो भी बच्चे हड़ताल पर हैं उसकी शायद यही एक वजह है कि थोड़ा इसलिए डिले हो रहा है। ये तो बात कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो है ही, ये तो हो ही रहा है, इसलिए तो ये हड़ताल की ना बच्चों ने, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जी। लेकिन अब आगे आने वाले समय में ये हड़ताल भी खत्म होगी, ये अस्पताल भी ठीक तरह चलेंगे और ये बच्चों के नीट पीजी में एडमिशन भी होंगे, काउंसलिंग भी शुरू होगी। ये हम एक पॉजिटिव विचार से चले। आप तो अपने विचार सूत्र देते हैं ना जी। कि आप पॉजिटिव विचार से चले, हर चीज को हम निगेटिव सोचते रहेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। हमको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली विश्वास भी करना होगा अपने डॉक्टर्स पर भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स पर भी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की समस्याओं को सरकार को भी जल्दी सुलझाना होगा। ये बिल्कुल अपनी जगह तो कुल मिलाकर सही पॉजिटिविटी रखें, सकारात्मकता रखें, तभी समाधान तक पहुंच सकते हैं। ये आग्रह डॉक्टर अनिल गोयल जी का है। लेकिन मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपसे समझना चाहता हूं कि वर्तमान चुनौती में अस्पताल का सफल संचालन आप कर कैसे पा रहे हैं। आपके जो मजबूत हाथ हैं वही इतनी नाराजगी के साथ बाहर जाकर बैठ गए हैं और उसके बीच में आप काम ठीक ठाक तरीके से कर पाए, इस पर मेरा संशय है। थोड़ा सा आप रोशनी देंगे कि इतनी बड़ी ताकत आपके पास अब नहीं है, फिर भी काम ठीक चल रहा है, कैसे? देखिए, जो एक ओवर स्ट्रेच होकर के लगातार सेवाएं दी जा रही हैं और साथ ही साथ जो रेजिडेंट्स हैं, ये बात सही है कि रेजिडेंट्स बैकबोन है किसी भी मेडिकल संस्थान की या टर्सरी केयर की। उनके बिना दिक्कत बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां तक हमारे यहाँ पे सवाल है, तो जैसे इमरजेंसीज हैं और इनको सबको भी लगातार चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसका साथ ही साथ कुछ समाधान जो लोकल स्तर पे केजीएमयू में निकाला गया है, वो ये है कि एक नॉन पीजी जूनियर रेजिडेंट्स की भर्ती, तैनाती की जा रही है, जिससे कि फौरी तौर पे कुछ जो सहयोग मिल सकता है उसकी भी कोशिश हो रही है। तो स्थानीय स्तर पर मुझे लगता है कि जहां जहां संभव है स्टेट गवर्नमेंट्स इसको भी कर सकती हैं। इस तरह का एक विकल्प वो ले सकते हैं कि जो एमबीबीएस के बच्चे हैं उनमें से रैंडमली उनको असाइन कर दें ड्यूटीज, और उनकी जो अभी खाली हैं जितनी जगह, उन जगहों पर उनको लेकर के एक काम चलाओ व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना तो नहीं हो पाता है जितने एकेडमिक रेजिडेंट जितनी मेहनत से जिस तरह से काम करते हैं, सीखते हैं और लगातार उनका एक 3 साल के लिए कमिटमेंट होता है, उतना तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक जैसी स्थिति है उसमें कुछ सहयोग जरूर इससे हो सकता है। और ले रहे हैं। एक बात और समझना चाहता हूं मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपसे कि नैतिक रूप से आप सब इस मांग के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, इस जरूरत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि ये काउंसलिंग तुरंत शुरू होनी चाहिए, बच्चों को तुरंत दाखिला मिलना चाहिए, पढ़ाई तुरंत शुरू होनी चाहिए। आपसे जानना चाहता हूं कि आप सब जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, क्या सामूहिक रूप से सरकार से कोई मांग नहीं करते, इस संदर्भ में कोई पहल नहीं करते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं इतनी गंभीर विषय के संदर्भ में, इतने गंभीर हालात के संदर्भ में? या आप लोग बात तो करते हैं पर आपकी बात की कोई सुनवाई सिस्टम में है नहीं, इसलिए असहाय होकर केवल देखते हैं? देखिए, चर्चा तो लगातार हो रही है। ये जो आपने जो मंच रखा है ये भी इसका एक हिस्सा है जी। और निश्चित ही जब लगातार सारे चैनल्स भी, मीडिया का भी इसमें लगातार साथ मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो बात है अब हायर अप्स तक पहुंची है और वो लोग इसके लिए गंभीर होंगे, संवेदनशील होंगे और एक इमरजेंट मेजर्स लेते हुए
जैसे कि तमाम मामलों में होता है। और इस समय की मांग है जी। कि जब हम लोग तीसरी संभावित लहर की तरफ तैयारियों की एक समीक्षा कर रहे हैं, और उसके विषय में निश्चित ही जो एपेक्स मैं कहूंगा कि जो लीडरशिप है, वहां से कुछ न कुछ ऐसा आश्वासन आना चाहिए कि जो मशीनरी है वो एक्टिवेट हो, और रात और दिन जिस तरह से डॉक्टर्स ने किसी की परवाह किए बिना काम किया है, तो उनकी समस्या को भी उसी तरह से लिया जाए और रात दिन काम करके इसका नतीजा निकाला जाना चाहिए, मुझे लगता है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर वेद प्रकाश जी की कि सिस्टम से कोई संदेश ऐसा आना चाहिए जिससे एक विश्वास पैदा हो, जिससे भरोसा पैदा हो। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए डॉक्टर राकेश कुमार आपके पास रुक कर रहा हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि कुल मिलाकर इस मसले के समाधान के संदर्भ में आप व्यवस्था से कहना क्या चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। पूरा पैनल भी है, दर्शक भी हैं, जो आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनका आखिरी संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम का आखिरी संदेश है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी हड़ताल जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हम मरीजों को बेहतर सेवाएं दे पाए। हमें मोर हैंड्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो इस काउंसिलिंग की प्रक्रिया को फास्ट से फास्ट जितनी जल्दी से कर सके उतनी जल्दी किया जाए, और अगर इसमें कहीं ना कहीं डिले आ रहा है तो जैसा कि सर लोगों ने बताया कि एक नॉन एकेडमिक जेआर की पोस्ट होती है, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर जो अभी घर पे बैठे हुए हैं, जिनका आगे नीट पीजी का सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ, वो लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनको आप हमें प्रोवाइड करिए। हम उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकेंगे ताकि जो आने वाली कोविड की थर्ड वेव है या जो नॉर्मल रूटीन है उसमें भी पेशेंट को फायदा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास हैंड नहीं होंगे तो हम मरीजों को उतनी बेहतर सेवाएं नहीं दे पाएंगे जितनी उनको रिक्वायर्ड है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, और मेरा यही एक विनम्र निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस चीज को नेशनल इमरजेंसी की तरह लेके फास्ट ट्रैक पे करके इसका निर्धारण कुछ न कुछ करना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो इस चीज के लिए नॉन एकेडमिक जो जेआर की पोस्ट होती है उनको भरा जाए और जल्द से जल्द हमें मोर से मोर हैंड प्रोवाइड किए जाए। तो कुल मिलाकर बातचीत का निष्कर्ष ये है कि यह विषय राष्ट्रीय आपदा के नजरिए से देखना चाहिए। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम कोरोना की तीसरी लहर के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी वो किस मायने की जिसमें आपने साजो सामान तो जुटा लिया, पर उस साजो सामान का इस्तेमाल करने के लिए जो सैनिक चाहिए वो सैनिक ही आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो बेहतर होगा कि सरकार कानूनी दाव पेच के फेर में ना तो खुद फंसे ना ही इन बच्चों को फंसने दे। रास्ते चाहेगी सरकार, तो पूरा पैनल बोल रहा है सरकार चाहेगी तो क्या नहीं हो सकता है। तो इस मसले पर भी सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है क्योंकि जिन पर इस देश का भविष्य संवारने और सहेजने की जिम्मेदारी है वो बच्चे इस समय आशंकित और आतंकित दोनों है। इस आशंका और इस आतंक से उबारने के लिए सरकार से तुरंत पहल अपेक्षित है। साथ ही अपेक्षा उन जूनियर डॉक्टर से भी जिन्होंने हड़ताल के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को साझा कर लिया है। पीड़ा आपके संज्ञान में आ चुकी है, तो जैसा कि डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब या डॉक्टर वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं, उस विषय पर भी विचार होना चाहिए कि जब पीड़ा को संज्ञान में ले लिया गया है तो हड़ताल के विकल्प को अब भूलने की संदर्भ में विचार करना चाहिए। क्या दोनों पक्ष ऐसा करेंगे, जानने में देश की दिलचस्पी रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि देश के बहुत बड़े लोगों का सरोकार इस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक गंभीर विषय पर सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। वो अपेक्षा हमने देश के सर्वोच्च न्यायालय, सरकार और जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर उनसे की है, उसी को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि हुजूर आप कोई फैसला करे तो सही, कि हुजूर आप कोई फैसला करे तो सही, है सर झुके हुए दरबार भी लगा हुआ है। वो मेरा राहत ने जो ये बात कही थी, विनम्रता की और क्या पराकाष्ठा आप चाहते हैं। सब हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहे हैं कि ध्यान दीजिए, उस समय रहते समाधान दीजिए। क्या देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय हमारे इस गुहार पर कोई फैसला लेगा? इंतजार करते हैं। पर अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।